हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए है। तो जैसा कि हम यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें हमने प्रैक्टिस नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 3। तो जैसे कि हमने बात की कि हम सभी क्वेश्चनों को इनमें सम्मिलित करेंगे, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो या फिर टफ हो। हम एक ही चीज को लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर पूछता है वो तीनों चीजों को मर्ज करके पूछता है, ताकि बहुत ज्यादा टफ पेपर भी ना हो, बहुत ज्यादा इजी भी ना हो, बहुत ज्यादा मॉडरेट भी ना हो। तो कुछ टफ, मॉडरेट, इजी, ये तीनों का मिक्स रूप रहता है। तो कभी भी किसी चीज की भी प्रिपरेशन करते हैं तो उनमें स्टार्टिंग का जो हमारा चीज होता है वो होता है हमारे पिछले वर्षों के प्रश्नों को लेकर। तो अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्नों को लेकर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम हमारे लिए इजी हो जाता है एक बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन प्रैक्टिस दोनों चीज़ों मर्ज की हैं। तो यहाँ पे आपका धीरे धीरे जो बेस है वो स्ट्रांग होता जाएगा, जिसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप होती है। तो दूध से पनीर बनाने की जो क्रिया होती है उसमें किस पीएच पर केसीन अवक्षेप होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीएच 6.5, पीएच 4.6, पीएच 7.5 या पीएच 3.0। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर हम बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा पीएच 4.6। तो आप जानते हैं कि दूध से पनीर बनाने की जो विधि होती है वो हम किस विधि का उपयोग करते हैं? पृथक्करण की पृथक्करण की निस्यंदन विधि का यूज करते हैं दूध से पनीर बनाने की क्रिया में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है। विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप क्या है? कोल कैल्सिफेरॉल, आर्गोकोलसिफेरॉल, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल या फिर 1,2,5 ड्राई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सिफेरॉल। सो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ अगर हम कहें कि विटामिन डी का जो कार्यात्मक सक्रिय रूप है वो है आपका 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सिफेरॉल। इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? कैल्सिट्रियोल। किस नाम से जानते हैं? कैल्सिट्रियोल नाम से जानते हैं, इसका एक अन्य नाम है। तो विटामिन डी का जैविक रूप से सक्रिय रूप है ये, और इसमें अगर हम बात करें तो कैल्शियम और क्या है, फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम और फास्फेट चयापचय ये क्या करता है? हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि है। ठीक है, तो पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि कौन सी है? सपाट पैटर्न बनाना, ड्राफ्टिंग करना, ड्रेपिंग करना या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग। तो पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि कौन सी है? वो है सपाट पैटर्न बनाना, यानी मेकिंग अ फ्लैट पैटर्न। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन का कौन सा उपागम प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रह कर की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है? एमबीओ, टीक्यूएम, जेआईटी या कंटीजेंसी अनुसांगिकता उपागम। तो प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रह कर की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है, ये है आपका क्वेश्चन। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा जेआईटी। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसकी फुल फॉर्म और इसकी मीनिंग्स वगैरह समझ लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो अगर हम एमबीओ की बात करें तो एमबीओ मतलब होता है आपका मैनेजमेंट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। अगर हम टीक्यूएम की बात करेंगे तो होता है ये टोटल क्वालिटी
मैनेजमेंट, ठीक है। ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। JIT की अगर हम बात करें तो ये होता है जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगर हम बात करें इसका मतलब क्या है, MBO का कार्य क्या होता है, तो MBO क्या होता है कि लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? लक्ष्य निर्धारित करने पर ये क्या करता है, जोर देता है MBO, ठीक है। TQM का क्या काम होता है? TQM क्या होता है कि गुणवत्ता सुधार पर ध्यान देती है। किस पे? गुणवत्ता सुधार पर TQM ध्यान देती है। अगर हम यहाँ पे बात करें JIT की, तो JIT क्या करता है कि कुशल उत्पादन और सूची प्रबंधन का कार्य करता है। किसका कार्य? कुशल उत्पादन तथा सूची प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का कार्य करता है। तो ये कार्य किसका होता है? JIT का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर है वो है JIT, ठीक है। यानी यहाँ प्रबंधन के बारे में पूछा गया ना, प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रह करके जगह, समय और प्रयास का नियंत्रण करने का काम कौन करता है? जस्ट इन टाइम इसका फुल फॉर्म है, तो वो है आपका JIT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है AATCC का तात्पर्य क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स एंड कलरिस्ट्स, ऑल एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स एंड कलरिस्ट, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन टेक्सटाइल कलरिस्ट्स और कलरिस्ट्स, और डी है ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स एंड कलरिस्ट्स। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो होगा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स एंड कलरिस्ट्स, ऑफ होगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये इसका राइट आंसर होगा। तो एक्चुअली ये क्या है, एक तरह का कपड़ा उद्योग उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। क्या करता है? कपड़ा उत्पादन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। और ये कब से काम कर रहा है? 1921 से, 1921, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। तो प्रबंधन प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। नियोजन, आयोजन, समन्वय या फिर मूल्यांकन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 20 से क्वेश्चन क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने पहले ही प्रैक्टिस में 19-20 तक क्वेश्चन कर लिया था, तो उसके बाद से हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है। सो अगर इसके राइट आंसर की बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा आपका नियोजन, प्लानिंग। कोई भी चीज़ करते हैं और अगर प्लानिंग करके कोई चीज़ की जाती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होती है। जैसे चाहे आप वो घर की शादी की प्लानिंग हो या कहीं जाने की प्लानिंग हो या कोई अगर आप कार्य शुरू करने वाले हैं उसकी प्लानिंग हो, तो अगर हम कोई चीज़ शुरू करने वाले हैं उससे पहले हमने उसका पूरा प्लानिंग कर लिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कितना फोकस करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आराम से मैनेज हो जाती है। हमारा समय भी बचता है, हमारा धन भी बचता है और हमारी मेहनत भी बचती है। इन तीनों चीज़ों का यूटिलाइज जितना होना चाहिए उतना होता है और जितना नहीं होना चाहिए उतना नहीं होता। यानी प्रबंधन करने से यानी प्लानिंग करने से, ये मतलब जैसे नियोजन करने से यानी जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग करने से चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, बेहतर तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर है 27। यूरी ब्राउन फिन ब्रेनर का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, सामाजिक जीव विज्ञान, परिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यूरी ब्राउन फिन ब्रेनर का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक व्यवस्था सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो यूरी ब्राउन फिनब्रेनर हैं, इन्होंने एक चीज़ पर फोकस किया है कि बच्चों के विकास में, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है उसमें सोशल कल्चर के साथ साथ पर्यावरण की भी अहम भूमिका है। किसकी भूमिका है?
पर्यावरण की भी अहम भूमिका है। पर्यावरण के जो कारक होते हैं वो बच्चे के विकास में बच्चे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इन्होंने बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले 5 पर्यावरणीय प्रणालियों के बारे में बताया है, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। वो क्या है? पहला है माइको सिस्टम, ठीक है। दूसरा है मेसो सिस्टम। तीसरा है आपका एक्सो सिस्टम। चौथा है आपका मैक्रो सिस्टम। और आपका पांचवा है क्रोनो सिस्टम। तो ये 5 प्रणालियां हैं, जो पर्यावरणीय प्रणालियां हैं, जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल से तो हम नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 5 प्रणालियां हैं जिनको याद रखिएगा। माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौढ़ों के बीच प्रकार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अध्ययन कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और राष्ट्रीय साक्षरता प्रोत्साहन कार्यक्रम। प्रौढ़ों के बीच प्रकार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है। अगर हम यहाँ एक चीज के बारे में बात करें, जैसे मान लो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में थोड़ा सा हम बात करें, तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू कब हुआ? 2001 से 2002 में ये क्या हुआ, शुरू हुआ, जिसको क्या कहते हैं, SS से। अगर हम बात करें तो ये क्या करती है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रोग्राम है। जहां हम बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। जैसे कि किस भारतीय संशोधन द्वारा, 46वें संशोधन 2002 के तहत ये प्रावधान था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी, है ना। तो इस पे फोकस था और इसको 2018 में, सर्व शिक्षा अभियान को 2018 में क्या नाम पड़ गया, समग्र शिक्षा योजना में शामिल कर लिया गया। समग्र शिक्षा योजना में शामिल कर लिया गया। कब? 2018 में। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये किया गया था, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, 46वें संविधान संशोधन द्वारा। आपको पता है कि ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है ये अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित है, ठीक है। तो राइट आंसर इज, हमने राइट आंसर आपको क्या बताया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ बात करें कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी NLM क्या है, तो इसको भी 1988 में शुरू किया गया। और ये क्या है, निरक्षरता को दूर करना और एक तरीके से साक्षरता प्रदान करने पर ज़्यादा फोकस था। ये जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, इसमें कोशिश की गई कि जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं उनकी साक्षरता दर में जो अंतर है उस अंतर को कम किया जाए, 80% तक सकल साक्षरता दर को बढ़ावा दिया जाए। तो ये किसका उद्देश्य था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य था। अगर हम राष्ट्रीय साक्षरता प्रोत्साहन कार्यक्रम की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 2022 से 2027 तक 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए शुरू की गई थी, है ना। और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय साक्षरता प्रोत्साहन कार्यक्रम की, है ना। और जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है और अन्य नाम इसका क्या है, उल्लास, या फिर आप नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कह सकते हैं, उल्लास नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि वयस्क साक्षरता की चुनौतियों का हम सोल्यूशन करते हैं और इस पर जोर देते हैं कि आजीवन सीखने को बढ़ावा देते हैं। मतलब सीखने की कोई भी उम्र सीमा नहीं होती है, आप जीवन पर्यंत तक कभी भी सीख सकते हैं। तो इस चीज को ये बढ़ावा देता है ना। तो अन्य ऑप्शन को भी हमने देख लिया। जो आपका राइट आंसर था वो था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंचार में PSA का तात्पर्य है, किसका तात्पर्य? PSA का, पब्लिक सर्विस असेसमेंट, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, पब्लिक सर्विस एक्सेस या पब्लिक सर्विस अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम यहाँ बात करें PSA की, जिसको क्या बोला जाता है, सार्वजनिक सेवा घोषणा, क्या कहते हैं,
सार्वजनिक सेवा घोषणा। तो इसका इस्तेमाल किसी मुद्दे के बारे में जनता को बताने के लिए, अगर हम बात करें जनता को जागरूक करने के लिए हम करते हैं। तो जैसे मान लो किसी कोई भी मुद्दा है, कोई भी टॉपिक है, उस पे अगर हमें जनता को जागरूक करना है, जनता को प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है, उनको कार्रवाई करने के लिए प्रमोट करना है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके जरिए तरीके क्या अपनाए जा सकते हैं इसमें, जैसे हम पोस्ट या संदेश के माध्यम से लिखकर बता सकते हैं, उस मुद्दे के बारे में लोगों को शिक्षित करके कर सकते हैं, जैसे हम उनको मोटिवेट करके कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं किसी मुद्दे के बारे में। तो आपका ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा यथार्थता के स्तर वृद्धि उत्पन्न करता है। टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में वृद्धि, टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में ह्रास, टाइप 1 या टाइप 2 किसी भी त्रुटि में कोई परिवर्तन नहीं, टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में ह्रास तथा टाइप 2 त्रुटि के होने की प्रायिकता में वृद्धि। तो ये आपके ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि सही उत्तर आपका क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में वृद्धि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार ये टाइप 1 एंड टाइप 2 त्रुटि क्या होती है। तो अगर हम टाइप 1 त्रुटि की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, टाइप 1 की बात करें। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो जब शून्य परिकल्पना सही होती है, क्या होती है, जब शून्य परिकल्पना सही होती है लेकिन जो शोध करता है उसे अस्वीकार कर देता है, तब क्या होती है, टाइप 1 त्रुटि होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तहत ले सकते हैं, जैसे मान लो कि दवा के सेवन से लक्षणों में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है ना। हमने दवा का सेवन किया, हमें लग रहा है कि लक्षणों में सुधार हुआ है, जबकि रियल में ऐसा नहीं हुआ है। टाइप अगर हम 2 की बात करें, टाइप 2 त्रुटि क्या होती है, इसमें शून्य परिकल्पना गलत होती है लेकिन शोधकर्ता इसे अस्वीकार करने में असफल रहता है। शून्य परिकल्पना क्या होती है, गलत होती है, लेकिन जो शोधकर्ता है यानी रिसर्चर है वो उसे अस्वीकार करने में असफल रहता है। तो ये जो चीज होती है ये होती है टाइप 2 त्रुटि। जैसे मान लो वही एग्जाम्पल जो मैंने टाइप 1 त्रुटि में लिया है वही मैं एग्जाम्पल लूंगी कि दवा के सेवन से लक्षणों में सुधार नहीं हुआ, है ना, लक्षणों में सुधार नहीं हुआ है जबकि ऐसा हुआ था, है ना। तो ये क्या है, टाइप 2 त्रुटि है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल से बाद में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा आपका, अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि किन कारणों से, एक सेकेंड, किन कारणों से कटे हुए फलों में भूरापन आ जाता है। ऑक्सीजन, फेनोलिक यौगिक, एंजाइम या अनुकूलतम पीएच। तो आपने देखा होगा कि इसे एप्पल वगैरह में तो आपने खास कर देखा होगा कि आपने जैसे ही कट किया थोड़ी देर अगर रखा तो वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, तुरंत उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है ऐसा, फलों में भूरापन कैसे आ जाता है, किन कारणों से। तो ये सभी कारण इसके जिम्मेदार हैं, ऑक्सीजन, फेनोलिक यौगिक, एंजाइम और अनुकूलतम पीएच। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन, और डी है उपयुक्त सभी। आर्थिक रूप से संयुक्त परिवार के लाभ क्या है, संयुक्त परिवार जानते हैं जहाँ क्या कहते हैं कि उनकी संख्या काफी होती है। एक तरीके से एकल परिवार में माता पिता उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में सभी होते हैं, दादा दादी से लगा के हर एक लोग। तो यहाँ अगर हम बात करें तो उपयुक्त सभी विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सामाजिक सुरक्षा में परमार्थ की भावना होती है, सोशल सिक्योरिटी रहती है, जब बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं तो एक सिक्योरिटी महसूस होती है, एक सुरक्षा की भावना रहती है। सामाजिक नियंत्रण में परंपराओं की सुरक्षा रहती है, जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं उनको कंटिन्यू करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके हिसाब से चीज़ें करना, वो क्रम चलता रहता है, वो टूटता नहीं है संयुक्त परिवार में। बच्चों का उचित पालन पोषण होता है और मनोरंजन के साधन होते हैं, यानी जैसे देखो अभी एकल परिवार में है, माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं, तो ख्याल रखना है तो मम्मी पापा को ही रखना है।
लेकिन जब आप संयुक्त परिवार में होते हैं, दादा दादी से लगा के हर एक फैमिली मेंबर होता है, तो कुछ टाइम तक बच्चा उनके पास रहा, कुछ टाइम तक उनके पास रहा, तो हर लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हर रूप से शिक्षित हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार के केवल दोष ही हैं, लाभ भी बहुत सारे होते हैं। संयुक्त परिवार में सिक्योरिटी तो होती ही है, फिर एक दूसरे के लिए खड़े भी होते हैं, लेकिन बस इसमें होना चाहिए सहयोग। अगर सहयोग है तो संयुक्त परिवार अच्छा चलता है। अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं है, अपने अपने के लिए सब कर रहे हैं, तो फिर वो टूट जाता है संयुक्त परिवार। और आजकल की सिचुएशन में संयुक्त परिवार बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं एकल परिवार की अपेक्षा। सब अकेले रहना चाहते हैं, सब अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहते हैं, सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं। किसी को किसी के पावर के अंदर नहीं रहना है, किसी को किसी की ऑर्डर नहीं फॉलो करनी है। ये जो सिचुएशन हो गई है, यही सबसे ज्यादा एकल परिवार की ओर बढ़ रही है। अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार अच्छा नहीं होता है। संयुक्त परिवार कुछ मामलों में अच्छा भी है, कुछ मामलों में थोड़ा सा वैसा भी है, लेकिन धीरे धीरे अब एकल परिवार ज्यादा हो गए हैं संयुक्त परिवार की अपेक्षा। फिलहाल जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थान का अभाव, और उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये सभी आंसर सही हैं, यानी संयुक्त परिवार के लाभ हैं तो दोष भी हैं। तो यहाँ व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी होती है। व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें, तो अगर पर्सनल इंडिपेंडेंस की बात करें तो थोड़ा सा कम होता है। और अगर हम बात करें कि बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो उनमें से कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो आलसी भी हो जाते हैं कि चलो घर चलाने के लिए, काम करने के लिए और लोग तो हैं, मुझे इतना काम करने की क्या जरूरत है। तो आलसी लोगों की भी इसमें वृद्धि होती है। अगर हम बात करें निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तिगत विकास, अगर हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें, तो वो थोड़ा सा इसमें रुकावट हो सकती है। अगर हम बात करें द्वेष, तनाव और गोपनीय स्थानों का अभाव, तो संयुक्त परिवार में जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो कई सारे मेंबर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर हम यहाँ बात करें तो आपको पर्सनल स्पेस बहुत कम मिल पाता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। लोगों को आजकल थोड़ा सा अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, तो वो संयुक्त परिवार में पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे तनाव हो सकता है, अगर एक दूसरे के प्रति सहयोग नहीं है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, तो चाहे वो घर के चूल्हे से लगा के हो, यानी किचन से लगा के अदर चीज़ों के बारे में, अगर एक दूसरे का सहयोग है तो सारी चीज़ें अच्छे से चल जाती हैं। अगर नहीं है तो फिर वहीं खटपट खटपट शुरू हो जाता है, वहीं से होता है लड़ाई झगड़ा, और फिर वो संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट जाता है। तो बहुत सारे लाभ तो हैं ही संयुक्त परिवार के, लेकिन हानि भी हैं एक तरीके से कहा जाए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। लेकिन अगर हम माने तो सबसे अच्छा खुशियां मनाने में संयुक्त परिवार में ही अच्छा लगता है। ढेर सारे लोग होते हैं, काफी अच्छा माहौल रहता है संयुक्त परिवार में। लेकिन अभी का अगर हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, तो एकल परिवार में लोग बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है किसी का ऑर्डर फॉलो करना, लोगों को पसंद नहीं है किसी के लिए करना। उनको लगता है कि हम अपने लिए कर ले, हम और हमारे बच्चे इतना ही पर्याप्त है। यहाँ तक कि अपने सास ससुर तक की सेवा नहीं करते आजकल के लोग। ये मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फैमिली भी ऐसे लोग होते हैं जो सास ससुर पूरी फैमिली को लेके चलते हैं, तो अच्छा रहता है, वैसे चलना चाहिए, है ना। बेसिकली ये सबका सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, किसी की सोच में किसी का बल नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कला के मूलभूत सिद्धांत हैं अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या है आपका? कला के मूलभूत सिद्धांत हैं, तो कला के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? अगर हम यहाँ आंसर की बात करें, तो हवा बहुत तेज चल रही थी, ठंडी लग रही। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, तो आपका जो राइट आंसर है वो है लय तथा संतुलन, रिदम एंड बैलेंस। तो सहयोग, सामंजस्य, संतुलन,
है ना, प्रभावित लय और परिप्रेक्ष्य, ये क्या है, कला के 6 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावित लय और परिप्रेक्ष्य, ये क्या है, इनके 6 प्रमुख सिद्धांत है ना। तो सहयोग मतलब विभिन्न तत्वों में एकता, समानता, एक सूत्र में बांधे रखने का काम करता है, तो ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वह होता है उसके परिधानों से, उसके बात विचारों से, उसके रंग से, या कोई नहीं। मतलब किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से उसको जानना है तो आपको किन चीजों को ध्यान दे, मतलब कौन से लोग किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको उनके बारे में पर्सनालिटी पता चल जाती है। तो अगर हम बात करें परिधानों से, है ना, उसके उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, क्लॉथ कैसे कैरी किए हैं, किस कलर का कपड़ा पहना है, तो क्लॉथ जो होते हैं ना वो इंसान की पर्सनालिटी बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कपड़े होते हैं उनसे आपका व्यक्तित्व तो पता चलता है, आपकी पर्सनालिटी पता चलती है, और इसी वजह से कहा जाता है कि कहीं पे भी जा रहे हैं तो उस हिसाब से अगर आप कपड़े कैरी करते हैं ना तो लोग आपको आपके समझ जाते हैं कि आप कैसे होंगे, है ना। तो ये जो चीज होती है ये कपड़ों पे डिपेंड करती है कि जैसे पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी के हिसाब से, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू के हिसाब से आप ऐसे वैसे रह रहे हैं, किसी अन्य लोगों से मिलने जा रहे हैं तो कैजुअल रूप में जाएंगे। तो ये जो चीजें होती हैं ये काफी मैटर करती हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के कपड़े कैरी करनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए। संतुलन से परिधान में आता है, संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा, या कुछ भी नहीं। नथिंग, 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 नथिंग। तो संतुलन से परिधान में आता है, क्या आता है, विश्रामदायक भाव। क्या आता है आपका? विश्रामदायक भाव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संतुलन, जो संतुलन है आपका, ये कला के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है जो हमने अभी पढ़ा। तो संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका औपचारिक संतुलन और एक होता है आपका अनौपचारिक संतुलन। ठीक है, बैलेंस क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका औपचारिक संतुलन और दूसरा क्या होता है आपका अनौपचारिक संतुलन। तो संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, यानी रिलैक्सिंग फीलिंग होती है। नेक्स्ट है, एक तंतुक रेशा है, नायलॉन, रेशम, कपास या फिर पॉलिस्टर। तो एक तंतुक रेशा की बात करें तो वो आपका राइट आंसर होगा रेशम। रेशम एक तंतुक रेशा है। यह एक प्राकृतिक प्रोटीन जिसका नाम क्या है, फिब्रोइन। ठीक है, क्या नाम है, फिब्रोइन। ठीक है, तो फिब्रोइन से बना रेशा है जो शहतूत के पेड़ों पर रहने वाले, किसके पेड़ों पर, शहतूत के पेड़ों पर रहने वाले एक विशेष कीड़े के लार्वा द्वारा स्रावित पदार्थ से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें तो रेशम का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, और भारत में रेशम की सभी प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। चीन के बाद अगर हम बात करें तो भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे पहला नंबर किसका आता है, चीन का, और दूसरे नंबर पे क्या है आपका, भारत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेकिट कहते हैं, प्लेकिट कहते हैं सिलाई, जोड़, तुरपन या बंटन की पट्टी। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो राइट आंसर आपका होगा बंटन की पट्टी। तो जो प्लेकेट होता है, बंटन की पट्टी को प्लेकेट बोलते हैं, प्लेकेट, प्लेकेट कर सकते हो, प्लेकेट कर सकते हो। ठीक है, तो जब 2 या अधिक कपड़ों को जोड़ना हो तो उन्हें सिलाई करके जोड़ा जाता है ना। 2 या उससे अधिक कपड़ों को जोड़ना है तो सिलाई करके जोड़ा जाता है। और सिलाई 2 प्रकार से की जाती है, एक तो हम हाथ से करते हैं, दूसरा हम मशीन से करते हैं। हेमिंग टाके को तुरपन भी कहा जाता है, हेमिंग टाके को क्या कहा जाता है, तुरपन कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली। जो आपका राइट आंसर था वो क्या था आपका, बंटन की पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से मानवीकृत रेशे नहीं है, कौन से मानवीकृत रेशे नहीं है, यानी विच आर नॉट मैन मेड फाइबर, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस, कुप्रमोनियम, हेम्प।
सो कौन से मानवीकृत रेशे नहीं हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका हेम्प। तो हेम्प एक क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। हेम्प क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस और कुप्रमोनियम मानवीकृत रेशे हैं। मानवीकृत रेशे हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें, हेम्प पौधे के तने से प्राप्त होता है। हेम्प कैसे प्राप्त होता है? पौधे के तने से। इसमें क्या होता है? कैनवास, गिलचे, कालीन, जूते के तले रस्सी, डोरी, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। और इसका रंग कैसा होता है? आपका काला होता है। इसका रंग आपका काला होता है। तो यहाँ पे ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास से संबंधित आपको पीडीएफ वगैरह मिले, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ये तो मैंने सीटेट का दे दिया गलती से, और उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो होम साइंस के लिए है आपका, ये प्रतिभा शुक्ला होम साइंस 1992, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका ओपन नहीं होता है, तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा सर्च में, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। या फिर आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला, है ना। अगर आप ये भी सर्च कर देंगे होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला, ठीक है, तो ये भी आपका चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। वहाँ आपको क्विजेज वगैरह भी मिलते हैं, आप डिस्कस भी कर सकते हैं चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आई हैं। बाकी अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत पसंद आता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं। और आप कमेंट के थ्रू मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ आप स्टूडेंट देखते हैं। तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मेरे लिए कमेंट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे बता सकते हैं अगर जिस चीज़ की क्लास लानी है, मैं कोशिश करूँगी। जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूँगी वो टॉपिक लाने की। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतर सेशन लेकर। तो थैंक यू आप सभी का हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको और भी बेहतर चीज़ें प्राप्त होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।